कुछ बात। आखिर कब तक हम इस तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? मुझे तो डर लगता है कोई हमें देख ही ना ले। तुम भाई से मेरा हाथ क्यों नहीं मांगते, डरते हो क्या? अरे डरता मैं नहीं तुम्हारे भाई से, बल्कि तुम्हारा भाई मुझसे डरता है। तुम्हारा खड़ूस भाई तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। चलो मान लो कि मैंने रिश्ता भेज दिया, लेकिन वो मानेगा नहीं कभी भी। हाँ, मिल गई तस्वीरें। खबीस घटिया इंसान अब मेरे खिलाफ मेरी ही बहन को इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन मैं उसकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। वैसे तुम भी तो भैया से दोस्ती करने की कोशिश नहीं करते। सूरज तो मगरिब से निकल सकता है, लेकिन तुम्हारे भाई से मेरी दोस्ती हो ये मुमकिन नहीं। वैसे रिफत, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कोर्ट मैरिज। क्या? ऑप्शन तो अच्छा है। अगर भैया नहीं माने तो फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन भैया तो खुद वकील है, अगर उन्हें पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा उसे? हम लोग हैदराबाद जाके कोर्ट मैरिज करेंगे। मेरी बहन के जरिए मुझे ट्रैप करना चाहता, लेकिन तू जानता नहीं है इंस्पेक्टर कि मैं तेरा क्या हशर कर सकता हूं। ब्रो, आपने चाय खुद क्यों बनाई? मुझे कह देते मैं बना देती। बल्कि अब तो ना मैं चाय बनाऊंगी और ना ही आप। क्यों ना चाय बनाने वाली ले आए। मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की देखी है और उसे तो मैंने कह दिया मेहंदी भिगो के रख ले, बहुत जल्द मैं अपने ब्रो कहाँ खो गए हैं आप? कोई परेशानी है क्या? तुम जानती हो कि मैं एक सेल्फ मेड इंसान। तुम बहुत छोटी सी थी जब मम्मी पापा हम दोनों को छोड़कर चले गए। अपने कैरियर और तुम्हारी आला तरबियत की खातिर मैंने कभी भी किसी भी किस्म के हालात से हार नहीं मानी रिफत, लेकिन वो इंस्पेक्टर, वो मुझे मेरे ही हथियार से मात देना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम मिलती हो उससे, साथ देती हो उसका। देखो रिफत, मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें इस घर से रुखसत करूं तो मेरी आंखों में कर्ब की बजाय इत्मीनान और सुबुकदोशी के आंसू। तुम और मेरा कैरियर मेरा गुरूर हो रिफत, और मैं अपने इस गुरूर को बचाने के लिए कभी भी खुद से भी हार नहीं मान सकता। रात बहुत हो चुकी है, जाकर आराम कर। फरीद, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। शुक्रिया नजम साहब। पुलिस वालों से तो आप बहुत अच्छे हैं। वैसे नजम साहब, एक बात पूछूं आपसे? इंस्पेक्टर सरफराज से आपकी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो बहुत पुरानी है। दुश्मनी तो मेरी भी सरफराज से बहुत पुरानी है। इसीलिए मैं पुलिस का आदमी होते हुए भी आपके लिए पुलिस की जासूसी कर रहा हूँ। उसने मेरी भर्ती रुकवा दी थी, वरना आज मैं भी पुलिस वाला होता। खैर नजम साहब, आप अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते? समझाया, एक बार नहीं बार बार समझाया फरीद, लेकिन वो भी मेरी बहन है ना, जिद्दी है, वो नहीं माने। खैर, रही बात इंस्पेक्टर सरफराज से तुम्हारे बदले की, तो तुम परेशान मत हो। मैं इंस्पेक्टर सरफराज को उस मुकाम पर ले आऊंगा कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगा।
और हाँ, वो मेरे दूसरे काम का क्या बना? वो काम भी आपका हो गया, आप बेफिक्र रहें। तुम्हारे करीब मेरे पास हो और कुछ हो ना हो, बस ये एहसास हो तुम मेरे पास हो। हेलो। हेलो। अभी तो मुझे छोड़ के गए थे, इतना टाइम भी नहीं हुआ और फिर से कॉल कर ली। सॉरी यार, हर वक्त तुम्हें फ़ोन करने की आदत जो हो गई है। नंबर किसी का भी मिलाओ पर लग तुम्हें ही हो जाता है। खैर ये बताओ कि वो खबीज जिम खाना से वापस आ गया? देखो सरफराज, अब मैं अपने भाई के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी। सही कहते हैं वो, जलते हो तुम उनसे। मैं और उससे जलूंगा? जलन हमेशा अपने बराबरी वालों से होती है और मैं उस चीटर वकील से क्या जलूंगा? मैं बाद में बात करती हूँ। आप तो लेट आने वाले थे। किससे बात कर रही थी? सरफराज से। मेरे दुश्मन से बात कर रही थी। मेरे दुश्मन से। क्या क्या समझती थी तुम? क्या मैं कुछ जान नहीं पाऊं? मुझे कुछ भी मालूम नहीं चलेगा और तुम कुछ भी करती रहो। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई रिफत, कोई गलतफहमी। तुम्हें कितना समझाया था मैंने मना किया था तुम्हें कि तुम उससे नहीं मिलो। ये 15 नजम साहब के बंगले में फायरिंग हो रही है। इंस्पेक्टर सरफराज, तुम मेरे घर क्या करने आए? मिस्टर नजम, हमें इत्तला मिली है कि आपके घर में फायरिंग हुई है। सब खैरियत तो है ना? हमें ये चेक करने के लिए आपके घर के अंदर आना है। सर्च वारंट तो लाए होगे। शायद तुम भूल रहे हो कि ये एक वकील का घर है। बगैर सर्च वारंट के मैं तुम लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं तुम्हें, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारे जैसे लोग किस तरह के होते हैं। क्या कर रहे थे तुम अंदर? फायरिंग कर रहे थे? मुझे तुम्हारे घर के अंदर आके तलाशी लेनी है। सीधे तरीके से दरवाजा खोलते हो, वरना मैं दरवाजा तोड़ के भी अंदर आ सकता हूं। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम अंदर आओ। बाकी लोगों से कहो कि पीछे हो जाओ। साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ठीक है, तुम लोग पीछे खड़े रहो। तुम अपनी गन स्टेबल पर रख दो। मैंने भी अपनी गन रख दी है। तुम गन रखोगे तो उसके बाद आगे बात होगी। रिफत कहां पर है? मैंने उसे मार दिया। क्या? उस कमरे में उसकी लाश मौजूद है। तुम देख सकते हो। रिफत, रिफत, जिंदा रिफत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिफत, मैं
जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। साहब क्या हो गया, क्या हुआ है? कैसे जानवर हो तुम? अरे तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी, तो मुझसे बदला लेते ना तुम। उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करो इंस्पेक्टर। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। चलो चलो चलो, लेके चलो इसको। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है चंद घड़ियां यही है जो डॉक्टर साहब, कैसी कंडीशन है अब उसकी? अभी तक वो कोमा में है। गोली उनके दिमाग में फंस गई। केस काफ़ी क्रिटिकल हो गया, इसलिए फ़िलहाल उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, रिफत को कुछ नहीं होना चाहिए। इसकी गवाही हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आप दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर रिफत को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? उम्र भर ना तरसते रहो आज जाने एडवोकेट नजम अली खान, आप पर दफा 324 के तहत इक़दाम कत्ल का चार्ज लगाया गया है। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने अपनी छोटी बहन रिफत पर गोली चलाई, जो कि निहायत ही तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर पर है। पुलिस ने आपका एतराफ़ी बयान भी अदालत में जमा करा दिया है। क्या आप इस चार्जशीट को कबूल करते हैं? बिल्कुल नहीं, और पुलिस ने जो एतराफ़ी बयान आपके सामने जमा करवाया है वो झूठ पर मबनी। मैं खुद कानून का तालिब इल्म हूँ और कानून को अपने हाथों में लेने का मुर्तकिब हो ही नहीं सकता। जज साहब, मैं अपनी बहन रिफत पर गोली किस तरह चला सकता हूँ? मैं तो सोच भी नहीं सकता। क्या आप अपना केस खुद लड़ेंगे या किसी वकील को पेश करेंगे? मैं अदालत से खुद अपना दिफा करने की इजाज़त चाहूँगा। मैंने अपने बार में भी किसी को इत्तला नहीं दी और मैं ये साबित कर दूंगा कि पुलिस की इंटरोगेशन रिपोर्ट झूठी है। ऑलराइट, अदालत आपकी दरख्वास्त कबूल करती है। आप अपना केस खुद डिफेंड कर सकते हैं। इस केस की बाकायदा समाअत 1 हफ्ते के बाद होगी। समाअत मुलतवी की जाती है। अगर कोई शख्स दानिस्ता किसी की जान लेने की कोशिश करता है तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 324 के तहत इक़दाम कत्ल की सजा 5 से 10 साल कैद मुकर्रर है। तो तशवीशनाक हालत ही बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, आप यहाँ पर कैसे? वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैं जब रिफत को यहाँ लाया गया उस वक्त से यहीं हूँ। मैं अभी ऊपर रिफत को देखकर भी आई हूँ वार्ड में और डॉक्टर साहब से भी अपडेट ले रही थी, तो कोई बहुत होपफुल नहीं नज़र आ रहा है मुझे। अभी कंडीशन स्टेबल नहीं है, कह रहे हैं स्कल में बुलेट फंसी हुई है और जब तक उसकी हालत स्टेबल नहीं होती वो बुलेट नहीं निकाल सकती। आप यहाँ पर कैसे? एक्चुअली मैं और रिफत एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उसका भाई हमारी पुरानी दुश्मनी की वजह से कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगा।
क्यों, दुश्मनी किस बात पर है? दरअसल उसका ताल्लुक ज़्यादातर क्रिमिनल कैटेगरी के लोगों से है। एक मरतबा उसके बहुत ही अहम क्लाइंट को मैंने पकड़ लिया और उसके खिलाफ सारे सबूत भी इकट्ठा किए, लेकिन ना जाने कहाँ से उसने फेक सबूत बना के उसको रिहा करा लिया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने उसका इतराफ़ी बयान कहाँ, थाने ले जाके लिया था या जाए वारदात पर ही? मैडम, थाने ले जाके अगर मैं बयान लेता तो एक अलग बात थी। उसने तो जब हम उसके घर पे पहुंचे उसी वक्त खुद एतराफ़ किया उसने, और उसने ही बताया कि उसकी बहन कहाँ मौजूद है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसे इतना कॉन्फिडेंस किस बात पर है कि वो इस केस से बरी हो जाएगा। असल रसूख वाला बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। आप लोगों ने तो वो वेपन भी दरियाफ्त कर लिया ना जिससे उसने शूट किया था बहन को? वेपन तो मैडम वहाँ सामने ही टेबल पर रखा हुआ था और उसी ने बताया कि इससे उसने शूट किया है। आईओ साहब, ये बताइए जो गन मेरे घर से इंस्पेक्टर सरफराज ने अपनी तहवील में ली थी, उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट क्या आई? बैलिस्टिक टेस्ट से जो बात सामने आई है उससे तो यही साबित होता है कि इस गन से रफत पे गोली नहीं चलाई गई है। पूरी बात बताइए आईओ साहब, पूरी बात। अदालत के सामने ये बताइए कि मेरी गन लाइसेंस और बिल्कुल ब्रांड न्यू और उससे एक भी फायर नहीं किया गया। हाँ जी बिल्कुल, हमें शक है जज साहब कि इन्होंने ये वारदात किसी दूसरी गन से करी है और वो गन घर में ही या घर से बाहर कहीं छुपा दी गई है। कौन सी दूसरी गन की बात कर रहे हैं आप आईओ साहब? योर ऑनर, पुलिस ने मेरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा। लेकिन पुलिस को मेरे घर से कोई दूसरी गन बरामद ना हो सकी। योर ऑनर, अदालत की नॉलेज में ये बात लाना चाहती हूँ कि जिस वक्त अहले मोहल्ला ने गन फायर की आवाज़ सुनी उन्होंने फौरन पुलिस को इतला दी। योर ऑनर, इंस्पेक्टर सरफराज और उनके साथ दूसरे पुलिस के एहलकारों को जाए वारदात तक पहुँचने के लिए 20 से 25 मिनट लगे। योर ऑनर, मुल्जिम नजम के पास 20 से 25 मिनट थे जिसमें ये उस गन को घर से बाहर कहीं छुपा सकते थे। सर, इम्कानात तो ये भी हैं कि इस वारदात में इनका कोई साथी भी मुलव्विस है और इन्होंने वो गन अपने साथी के सुपुर्द कर दी। केस के फैक्ट्स पर बात करें मिस आमना, और फैक्ट तो ये है कि अब तक इस इक़दाम कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा तक बरामद ना हो सका। और तो और मिस आमना ने अब इस केस में मेरे साथ एक साथी भी मुलव्विस कर दी। जज साहब, ना तो असलहा बरामद हो सका और ना ही कोई चश्मदीद गवाह है जिसने ये देखा हो कि मैं उस वारदात में मुलव्विस हूँ। मैं तो बार बार अदालत के सामने ये कह चुका हूं कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मैं घर में मौजूद नहीं था और जब मैं घर आया हूं तो मैंने अपनी बहन को जख्मी हालत में पाया। वाकई योर ऑनर, इनसे पूछा तो जाए कि जब ये घर में दाखिल हुए और इन्होंने अपनी बहन को मुबैना तौर पर जख्मी हालत में पाया तो इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने पुलिस को इतला दी या इन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया? नहीं सर, ये तो अहले मोहल्ला ने पुलिस को इतला दी गन फायर सुनने के बाद। योर ऑनर, मिस आमना इंतहाई सीनियर लॉयर, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मिस आमना शायद इंसानी रिश्तों की हसासियत से ना बने। योर ऑनर, मेरी बहन आखिरी सांसें ले रही, ऐसी सूरत में मैं उससे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। मेरे जहन में किस तरह एम्बुलेंस या पुलिस आ सकती थी, मैं तो अपनी बहन को बचाने की कोशिशें कर रहा। और मिस आमना रही बात मुझ पर इल्ज़ाम आने की, तो शायद आप ये नहीं जानती कि पुलिस ने मेरे हाथों, मेरे बालों को, मेरे कपड़ों तक को चेक किया। और योर ऑनर, अगर मैंने किसी दूसरी गन से भी फायर किया होता तो मेरे हाथों से गन पाउडर मिलना चाहिए, मेरे कपड़े खून आलूद होने चाहिए। योर ऑनर, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनके घर से जिस पिस्टल को पुलिस ने तहवील में लिया उस पिस्टल पर इनके फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। योर ऑनर, ये किस तरह मुमकिन है
कि उस पिस्टल को इन्होंने हाथ तक ना लगाया हो, वो पिस्टल खुद ब खुद मेज पर चली गई हो। और योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, इनके पास 20 से 25 मिनट थे। उसमें ये अपने खून आलूद कपड़े भी ठिकाने लगा सकते थे, उसमें ये इक़दाम कत्ल की वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली पिस्टल को भी ठिकाने लगा सकते थे। और तो और योर ऑनर, जो पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली तो इनके वॉशरूम का सिंक गीला था, उसके पास एक गीला तौलिया भी पड़ा हुआ था। योर ऑनर, ये वकील हैं, इनको मालूम है कि शवाहिद किस तरह मिटाए जा सकते हैं। इन्होंने पुलिस के पहुंचने से पहले अपने बाल, अपने मुंह, हाथ और बाजू धो डाले ताकि उन पर से गन पाउडर के ज़र्रात ना मिल सके। बहुत खूब, बहुत खूब योर ऑनर। मैं सामना को ये मालूम होना चाहिए कि बहैसियत एक वकील मैं जुर्म को सामने लाने के लिए तो कोशिश कर सकता हूं, लेकिन उसे छुपाने की कोशिश हरगिज नहीं कर सकता। मैं तो हैरान हूं कि मैं सामना ने किस तरह यह के बाद दीगरे तीन इल्जामात मुझ पर धर दिए। एक मुबैना दूसरी गन जिसे इक़दाम कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया, वो खून आलूद कपड़े भी मैंने कहीं ठिकाने लगा दिए जो मैंने वारदात के वक्त पहने हुए थे। और तो और सामना इस केस में अब एक और मुल्जिम को सामने ला रही है जिसे मेरा साथी बनाकर पेश किया गया है। योर ऑनर, इस केस में पुलिस ने एक अहम नुक्ते को नजरअंदाज किया। मैं मौजूद अदालत की तवज्जो उस नुक्ते की जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ। योर ऑनर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इंस्पेक्टर सरफराज जो वारदात के बाद मेरे घर पहुंचे, उनसे मेरी जाती रंजिश है और उसी रंजिश के सबब उनके पेटी भाई इस केस में मुझे मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। सच तो यह है योर ऑनर कि इंस्पेक्टर सरफराज के साथ मेरी बहन को आखिरी बार मेरे घर के बाहर देखा गया जब वो बिल्कुल सही सलामत थी। मेरे कहने के मुताबिक जहां तक मेरा दिमाग काम करता है योर ऑनर, तो इंस्पेक्टर सरफराज भी मेरी बहन का कत्ल कर सकते हैं क्योंकि उनकी मुझसे जाती रंजिश थी और जाती रंजिश के सबब उन्होंने मेरे बहन को मेरे घर के अंदर जाकर कत्ल किया, उस पर फायर किए, सारे शवाहिद मिटाए और वो घर से बाहर चले गए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, शवाहिद अगर किसी ने मिटाए हैं तो वो मुल्जिम नजम ने मिटाए हैं। सर, पुलिस को मुल्जिम के घर के पिछले सहन से ऐसे शवाहिद मिले हैं कि वहां पर कुछ चीजों को आग लगाई गई। सर, ये अपने पर से शक हटाने के लिए इस वक्त पुलिस के एक ईमानदार ऑफिसर पर शक डाल रहा है। दिस इज अनफेयर सर, टोटली अनफेयर। अदालत हुक्म देती है कि हक़ाइक़ को जानने के लिए इंस्पेक्टर सरफराज को कटहरे में पेश किया जाए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 361 के तहत अगर कोई शख्स किसी कम उम्र बच्चे को किसी की कानूनी गार्जियनशिप से छीन लेता है तो उसे अगवा के जुर्म में दफ़ा 363 के तहत 7 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। इंस्पेक्टर सरफराज, क्या आप मुल्जिम के इल्ज़ाम की वजाहत करना चाहेंगे? जी सर, ये बात ठीक है कि मैंने मिस्टर नजम की बहन को घर ड्रॉप किया था, लेकिन मैं इनके घर के अंदर नहीं गया हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ केस का रुख मोड़ने के लिए अदालत को गुमराह कर रहे हैं। मैं अदालत को गुमराह नहीं कर रहा योर ऑनर। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इंस्पेक्टर सरफराज को शामिल तफ्तीश किया जाए और जब तक ये केस किसी अंजाम तक नहीं पहुंचता उस वक्त तक इंस्पेक्टर सरफराज के शहर से बाहर जाने पर भी पाबंदी आयद की जाए। योर ऑनर, पुलिस के पास मेरा एक मुबैना एतराफ़ी बयान है जो कि सरासर झूठ पर मबनी। मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। पुलिस ने उस बयान पर मुझसे धोखे से दस्तखत लिए और उस पर जो विटनेसेस के दस्तखत हैं वो भी इनके पेटी बंद भाई। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट के आ जाने के बाद मैं वैसे ही बेकसूर साबित होता हूँ। पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लिहाजा मेरी मौजूद अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे इस बेबुनियाद केस से बरी किया जाए। योर ऑनर, मैं अपनी बहन की इस हालत की वजह से शदीद जहनी दबाव में मुब्तला हूँ। मेरी बेटी जैसी बहन जिंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल में पड़ी हुई है, लिहाजा मैं उसकी केयर करना चाहता हूँ योर ऑनर। थैंक यू। आयु साहब, आपके पास मुल्जिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत है? जज साहब, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि हमें कुछ वक्त दिया जाए और जब तक इनकी बहन होश में ना आ जाए और बयान देने के काबिल ना हो जाए इन्हें हिरासत में रखा जाए। अदालत समझती है कि इस्तगासा के बाद शवाहिद इकट्ठा करने के लिए काफ़ी वक्त था। अदालत नजम अली खान की इस दलील से भी मुत्तफिक है कि लिए गए जबरी बयान के अलावा इस्तगासा के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसके साथ साथ इस केस में पुलिस की तरफ से भी जानिबदारी का अंसर पाया गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इस बात को पोशीदा रखा गया है कि वारदात से कबल जाए वारदात पर इंस्पेक्टर सरफराज को देखा गया है।
लिहाजा इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में यह अदालत मुल्ज़िम नजम अली खां को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। साहब मेरी बहन के बचने के क्या इम्कान है? नजम, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। क्लिनिकली उनकी डेथ हो चुकी है। बस मशीनों के सहारे उनका निज़ाम तनफ़ुस चलाया जाता है। इम्कानात ना होने के बराबर है। डॉक्टर, मैं अपनी बहन को मज़ीद अज़ियत में नहीं देख सकता। आप उसकी मुश्किल आसान करें। हेलो डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर सरफराज बात कर रहा हूँ। रिफत की तबीयत अब कैसी है? जी, रिफत को अभी वेंटिलेटर से हटाया जा रहा है। क्यों? किसने कहा है आपको ऐसे करने के लिए? जी, उनके भाई नजम के कहने पर उनको वेंटिलेटर से हटाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, भाई नहीं है वो उसका, दुश्मन है उसका वो। वक्त की कैद में जिंदगी चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जान उम्र भर ना तरसते रहो। जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। नजम, इंस्पेक्टर सरफराज, मेरी बहन जिंदगी में दोबारा वापस आकर तो तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। बदकिस्मती से उस इवेंट से हटवाने का राइट सिर्फ मेरे पास था। अब तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहा। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते इंस्पेक्टर। मैं विनर था और विनर हूं। तू विनर नहीं, लूजर है, लूजर। मुझे मालूम था कि तू एक गिरा हुआ इंसान है। अपनी ही मासूम बहन को मरवा दिया तूने अपने ही हाथों। तू कानून से तो बच सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। सरफराज होश में आ। नीचे कर शाबाश, नीचे कर इसको। तू ये क्या कर रहा है? कानून को हाथ में ले रहा है। तू कानून का खुद मुआविज है। नहीं, इस शख्स ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सरफराज, छोड़ूंगा मैं इसे। गन नीचे कर, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। मैं कह रहा हूँ गन नीचे कर। शाबाश। इतना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है। हुस्न और इश्क की आज वेंटिलेटर उस मशीन को कहते हैं जो मरीज को सांस लेने में मदद देती है, फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाती है और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है जो जहरीली गैस है। मैडम, इस केस में अब बचा ही क्या है?
रफ़त की तदफीन भी हो गई, कातिल को कोर्ट ने बरी कर दिया और सरफराज ने जब से ख़ुदकशी करी है मैडम, हम लोग बहुत मायूस हैं। मैं भी बहुत शौक हूँ मैम, सरफराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ अजीब सिस्टम नहीं है ये, जिसने कत्ल किया वो बाइज़्ज़त बरी हो गया और कानून के रखवाले ने ख़ुदकुशी कर ली। देखो, इसमें सिस्टम की फ़ॉल्ट नहीं है और अदालतों ने भी तो सबूत की बुनियाद पर फैसला देना होता है ना। अब इस केस में तो जो बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट आई है उससे तो ये साबित हो रहा है कि जाए वारदात से जो गन पुलिस ने तहवील में ली थी वो गन कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई, ब्रांड न्यू गन है। आयो साहब, मुझे तो कुछ शक हो रहा है कहीं इस बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट में कोई टैंपरिंग तो नहीं की गई। मैडम ऐसे कोई शवाहिद तो नहीं मिले अब तक। अच्छा, ये फ़ाइल देखिए, मैंने नजम के सेल फ़ोन का जो डेटा निकलवाया था ये मैं एक मरतबा फिर देख रही थी। तो ये एक नंबर है जिससे नजम को कॉल भी बहुत मरतबा की गई और इसी नंबर से नजम को व्हाट्सएप की गई पिक्चर्स इंस्पेक्टर सरफराज और रिफत की। ये ज़रा मालूम तो करें कि ये नंबर है किसका। मैडम मैं देखता हूँ, आप ये मुझे दे दें। ये फ़ाइल रखिए आप। ठीक है जी मैडम, मुझे इजाज़त। ज़रूर, और मायूस ना हो, इंशाल्लाह हम ढूंढ निकालेंगे इसको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो? तो आयशा का सिस्टम नहीं है? जी, मुझे आयशा ने कहा था कि विंडोज़ रिफ्रेश कर दूँ। अच्छा, ओहो, वो ज़रा इंस्पेक्टर साहब को रोकना, वो गलती से मेरा फ़ोन ले गए। अरे मैडम सॉरी, ये तो मैं आपका फ़ोन ले गया। ये बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ जी, मैंने वो खोला तो बिल्कुल कवर्स भी एक जैसे। सॉरी मैम। आयु साहब, मैं ये सोच रही थी कि हमारे सेल फोन्स एक जैसे दिखने की वजह से अगर अदल बदल हो सकते हैं तो क्या आला कत्ल अदल बदल नहीं किया जा सकता था? एक ही जैसी गन्स थी। और सरफराज साहब ने जो इब्तदाई तफ्तीश में रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें यही कहा था कि नजम ने अपनी गन टेबल पे रखी थी। तुम गन रखोगे तो उसके बाद आगे बात होगी। और हम अब तक सरफराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? सर, ये फरीद है और ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अक्सर बतौर मुखबर काम करता है। सर, फरीद ने इस केस में सुल्तानी गवाह की हैसियत से पुलिस और प्रोसिक्यूशन की बहुत मदद की है, हमें बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और सर, इसके एवज़ प्रोसिक्यूशन ने इससे वादा किया है कि इसका बयान कलमबंद होने के बाद जब अदालत फ़ैसला करेगी तो इसके साथ नरमी का बर्ताव किया जाएगा। फरीद साहब, आप पुलिस के लिए बतौर मुखबर काम करते हैं, आप अदालत को बताएंगे क्या मुल्ज़िम नजम के लिए भी आपने कभी कोई मुखबरी का काम किया है? जी हाँ, नजम साहब ने अपनी बहन की जासूसी करने का काम दिया था मुझे। नजम साहब अपनी बहन रिफत के बारे में मालूम करना चाहते थे कि क्या वो इंस्पेक्टर सरफराज के साथ छुपकर बाहर कहीं मुलाकात करती हैं, ऐसा ही है? जी, वो यही जानना चाहते थे। इस सिलसिले में आपने उनको सबूत के तौर पर क्या भेजा था? मैंने इंस्पेक्टर सरफराज और इनकी बहन की मुलाकातों की तस्वीरें खींचकर नजम साहब को व्हाट्सएप की थी। योर ऑनर, अदालत को बताती चलूं कि जब रिफत पर इक़दाम कत्ल का केस चला था और पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश की थी तो उसमें नजम साहब को मुल्ज़िम नामजद किया गया था और नजम साहब का सेल फोन तहवील में लिया था। योर ऑनर, उस वक्त पुलिस को नजम साहब के सेल फोन से व्हाट्सएप की गई वो तस्वीरें मिली थी जो फरीद साहब के नंबर से की गई थी और वो तस्वीर उनकी बहन रिफत और इंस्पेक्टर सरफराज की थी। अदालत को आप ये भी बताएंगे कि रिफत और इंस्पेक्टर सरफराज की तस्वीर के अलावा आपने नजम साहब को कौन सी और तस्वीरें व्हाट्सएप की थी? मैंने इंस्पेक्टर सरफराज की गन की तस्वीरें इनको खींचकर भेजी थी। योर ऑनर, अदालत को बताती चलूं कि नजम साहब ने अपने सेल फोन से इंस्पेक्टर सरफराज के पिस्टल की भेजी हुई तस्वीर डिलीट कर दी थी, लेकिन वो तस्वीर और व्हाट्सएप की वो कम्युनिकेशन अभी भी फरीद के सेल फोन में मौजूद है। योर ऑनर, इस कम्युनिकेशन से देखा जा सकता है कि ये तस्वीर फरीद ने नजम के सेल फोन पर उस वारदात से 10 रोज पहले भेजी थी।
अब अदालत को ये भी बताएंगे कि ये तस्वीर व्हाट्सएप करने के बाद नजम साहब ने आपसे क्या कहा था? नजम साहब ने मुझसे कहा था कि मुझे बिल्कुल ऐसी ही गन चाहिए। फिर मैंने उन्हें बिल्कुल इंस्पेक्टर सरफराज जैसी गन भी दिलवाई थी। और ये आपने वारदात से कितना अरसा कबल दिलवा कर दी थी? 7 दिन पहले। अब आप अदालत को ये भी बताएंगे कि इंस्पेक्टर सरफराज जैसी हू बहू गन खरीदने के बाद आपने क्या किया? मैंने थाने जाकर नजम साहब को देखने की जरूरत नहीं है, ना ही उनसे डरने की जरूरत है। आप अदालत को सब कुछ सच सच बताएं। मैंने थाने जाकर गन चेंज कर दी थी। किसके साथ गन चेंज कर दी थी? इंस्पेक्टर सरफराज के साथ की गन के साथ। आपने नई गन इंस्पेक्टर सरफराज के होल्स्टर में रखी और इंस्पेक्टर सरफराज की गन वहां से उठा ली, ऐसा किया आपने? जी। अदालत को बताएं कि जी मैंने ऐसा ही किया था। जी, मैंने थाने जाकर इंस्पेक्टर सरफराज की गन नई गन से तब्दील कर दी थी। और फिर इंस्पेक्टर सरफराज की गन का आपने क्या किया? वो मैंने उनको दे दी थी। अब आप अदालत को ये भी बताएंगे कि आपने इंस्पेक्टर सरफराज की गन नजम साहब के हवाले कब की थी? वारदात से 1 रोज पहले। ये बयान तुम अपनी मर्जी से दे रहे हो? किसी खौफ या तशद्दुद की बिना पर तो नहीं दे रहे? नहीं जज साहब। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, फरीद के बयान के बाद हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर सरफराज की गन तब्दील की गई थी। नई गन उनके होल्स्टर में रखकर उनकी गन वारदात में इस्तेमाल की गई। लेकिन योर ऑनर, दिलचस्प बात तो ये है कि ये गन 1 मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा तब्दील की गई। योर ऑनर, मैं सामने के इस दावे का क्या सबूत है कि उस गन से, इंस्पेक्टर सरफराज की गन से मैंने अपनी गन तब्दील की थी? योर ऑनर, सबसे बड़ा सबूत तो व्हाट्सएप की ये कम्युनिकेशन है जिससे मालूम होता है कि ये इंस्पेक्टर सरफराज जैसी गन खरीदना चाहते थे। ना सिर्फ खरीदना चाहते थे बल्कि इन्होंने बिल्कुल हूबहू वैसी गन खरीदी और फिर फरीद को रिश्वत दी कि थाने में जाकर इंस्पेक्टर सरफराज की गन के साथ इस नई गन को तब्दील कर दे। और योर ऑनर, हमारे पास अब इस बात का भी सबूत है कि रिफत पर जो कातलाना हमला किया गया और जिस गन से इंस्पेक्टर सरफराज ने खुदकुशी की वो एक ही गन थी। योर ऑनर, इंस्पेक्टर सरफराज के पोस्टमार्टम के बाद जो बुलेट उनके जिस्म से निकाली गई और जो बुलेट रिफत के मरने के बाद उसकी स्कल से निकाली गई, वो दोनों बुलेट्स एक ही पिस्टल से फायर की गई। बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट जो अदालत में जमा करा दी गई है वो भी इस बात की तस्दीक करती है कि इंस्पेक्टर सरफराज की गन इस वारदात में इस्तेमाल हुई। और व्हाट्सएप की इस कम्युनिकेशन से ये बात साबित होती है कि वारदात के रोज इंस्पेक्टर सरफराज की गन इंस्पेक्टर साहब के जेरे इस्तेमाल नहीं बल्कि नजम के पास थी। योर ऑनर, मैं इस केस में पहले बाइज्जत बरी हो चुका हूं। मुझ पर एक ही इल्जाम में दोबारा केस नहीं बन सकता। योर ऑनर, ये तो वकील हैं, इन्हें अंदाजा होना चाहिए कि ये डबल जेपर्डी का केस नहीं है। पहली मर्तबा इन पर इक़दाम कत्ल का केस बना था और योर ऑनर, अब तो इनकी बहन वफात पा चुकी है क्योंकि इन्हीं को जल्दी थी वेंटिलेटर हटाने की, अपनी बहन की जान खत्म करने की। और क्योंकि अब वो वफात पा चुकी हैं तो अब तो कत्ले अम्द का केस बनता है। ऑर्डर ऑर्डर। पेश नज़र मुकदमा हक़ाइक़ की जिस मद्दोजज़र से गुजरा है उसकी रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला रिफत का कत्ल उसके अपने सगे भाई नजम अली खान ने दीदा और दानिस्ता तौर पर किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्ज़िम नजम अली खान को ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत हुक्म देती है कि मुल्ज़िम नजम अली खान को
कमरा अदालत से फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।